Today we will discuss about uniform circular motion. What is uniform circular motion? Circular motion means motion in a circular path. And what is uniform? Uniform means something which is not changing, something which is fixed. So in uniform circular motion, what is fixed? What is uniform? Speed is uniform. Speed is uniform. A particle moves in a circular path at a constant speed. जब कोई पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ में कांस्टेंट स्पीड में घूमता है तो उसका मोशन को क्या कहा जाता है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. ठीक है. अच्छा, इसका मतलब स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है? पार्टिकल मूव तो कर रहा है कांस्टेंट स्पीड से, स्पीड इज कांस्टेंट, बट क्या वेलोसिटी कांस्टेंट है? नहीं. क्यों? बिकॉज जब कोई पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो सपोज ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में, पार्टिकल यहाँ पर है, तो इस पार्टिकल का वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होता है? ड्रॉ ए टेंजेंट, दिस टेंजेंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. पार्टिकल यहाँ पर है तो वेलोसिटी क्या होगा? इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करो. ये अलग बात है कि यहाँ जितना स्पीड होगा यहाँ पर उतना ही स्पीड होगा. ओके, सो स्पीड, व्हाट इज स्पीड? स्पीड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी. वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड को स्पीड कहा जाता है. स्पीड स्केलर क्वांटिटी है. ओके, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, बट वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, इसका डायरेक्शन है. तो पार्टिकल अगर इस जगह पे था और इस जगह पे आया, स्पीड तो नहीं चेंज हो रहा, स्पीड तो सेम है. एंड स्पीड इज डिटरमाइंड, स्पीड को कैसे प्रेजेंट करते हैं? वेक्टर का लेंथ से. द मैग्नीट्यूड ऑफ द लेंथ ऑफ द वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस एरो. लेंथ ऑफ द एरो रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर. तो देखो इधर जितना लेंथ है इधर भी उतना ही लेंथ है, मतलब स्पीड कांस्टेंट है, बट यहाँ डायरेक्शन क्या है? ये डायरेक्शन है. यहाँ पर डायरेक्शन क्या है? ये है. सो व्हाट इज चेंजिंग? स्पीड इज नॉट चेंजिंग, velocity is changing. Why velocity is changing? Because direction is changing, and velocity is a vector quantity. अगर direction change हो जाए तो vector quantity change हो जाता है. Okay? So uniform circular motion, speed is constant, velocity is changing. What is changing? Velocity is changing from point to point. चूंकि वेलोसिटी चेंज हो रहा है हर एक पॉइंट पर, इसलिए इसको क्या कहा जाता? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को क्या कहा जाता? एक्सीलरेटेड मोशन. एक्सीलरेटेड मोशन. एक्सीलरेटेड मोशन का मतलब है मोशन जहां पर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है, एक्सीलरेशन हो रहा है. ओके, सो समटाइम एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है कि uniform circular motion is accelerated motion. Why? Because there is a change in velocity at every instant. Okay. So in uniform circular motion, when the particle moves, the velocity is changing at every point. Okay. The acceleration is happening. अभी acceleration produce करने के लिए कुछ force तो होना चाहिए. बिना force के acceleration क्या होगा? तो सपोज तुमने इस पार्टिकल को, एक स्टोन को एक रस्सी से बांध के ऐसे घुमा रहे हो ऐसे, तो तुम ऐसे जब घुमाते हो ना तो एक फोर्स तो दे रहे हो, उस फोर्स के कारण जो है वो पार्टिकल घूम रहा है. ये जो फोर्स है जो पार्टिकल को तुम दे रहे हो, इस फोर्स को क्या कहा जाता है? दिस फोर्स इज टुवर्ड सेंटर. इसको कहा जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स. ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स. जैसे सपोज अर्थ इज मूविंग अराउंड सन, किस लिए? बिकॉज ग्रेविटेशनल पुल क्या कर रहा है? सेंटर के तरफ अर्थ को खींच रहा, बट इट इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ.
ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ मून को अट्रैक्ट कर रहा है, तो मून इज फेसिंग ए सेंट्रल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर। इस फोर्स के कारण इसको क्या कहा जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। ये जो ग्रेविटेशनल पुल है जिसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोल रहे हैं, इसके कारण मून जो है ना अर्थ के चारों ओर चक्कर लगा रहा। ठीक है, सो अभी मुझे दिखाना है कि भाई ये सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, व्हाट इज एक्सीलरेशन इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सो पहले हम एक्सीलरेशन निकालेंगे, फिर मास से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या मिलेगा हमको, एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल मिलेगा। ओके, तो अभी हम एक छोटा सा कैलकुलेशन करेंगे जिसमें हम दिखाएंगे कि सेंट्रीपिटल फोर्स में जो पार्टिकल सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है उस पार्टिकल का एक्सेलरेशन कितना होता है। ओके, लेट अस सी। सो सपोज पार्टिकल था ए बी के तरफ, ए बी इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट दिस पॉइंट ए। अभी dt टाइम में ये पार्टिकल यहां से यहां तक आ गया, कितना टाइम लगा, डेल्टा टी। ठीक है, तो b में आ गया, तो यहां पर कितना वेलोसिटी हो गया, bc। तो ab क्या रिप्रेजेंट कर रहा, ab रिप्रेजेंटिंग द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट द पॉइंट a। ab को हम क्या कर रहे हैं, v1। bc क्या रिप्रेजेंट कर रहा, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट द पॉइंट b। ठीक है, तो v1 से v2 हो गया, कितना चेंज हुआ वेलोसिटी, v2 माइनस v1, दिस इज द चेंज इन वेलोसिटी, करेक्ट। कितना टाइम में चेंज हुआ, यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगा, डेल्टा टी टाइम। ठीक है, तो ये जो चेंज इन वेलोसिटी v2 माइनस v1 को मैं डेल्टा v लिख सकता हूं, इसको कहा जाएगा इसको कहा जाएगा एक्सेलरेशन। ओके, डायरेक्शन सेंटर की तरफ होने से इसको कहा जाएगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अच्छा, तो अभी सबसे पहले मेरा काम है कि ये जो दो वेलोसिटी, ये डेल्टा v2 माइनस v1, इसको निकालना मेरा सबसे पहला काम है। तो कैसे निकालेंगे, तो दो वेलोसिटी का अगर डिफरेंस निकालना है तो क्या करेंगे, फर्स्ट वेक्टर, जैसे ये वेक्टर है, इस वेक्टर का टेल से इस वेक्टर को ड्रॉ करो, जैसे v1 है वैसे ही ड्रॉ करो, पैरेलल है ना, ऐसे v1, so this is v1। okay, अच्छा, so v1 is this velocity। अभी हमको क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस निकालने के लिए क्या है, ज्वाइन द टेल ऑफ बोथ द वेक्टर्स, so this gives you delta v। अच्छा, नाउ अब अभी ये डेल्टा v निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सपोज यहां से यहां तक ये एंगल है, एनी एंगल से डेल्टा थीटा इज द एंगल। ओके, अच्छा, अभी OA के साथ AB कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस में, बिकॉज टेंजेंट है। OB के साथ BC क्या है, दिस इज आल्सो परपेंडिकुलर। अच्छा, तो दो लाइन के बीच में जितना एंगल होता है, दोनों के बीच में अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो उतना ही एंगल होगा। दिस एंगल शुड बी इक्वल टू दिस एंगल। क्यों, बिकॉज ये ऑल्टरनेट एंगल है, ये 90 डिग्री है। ठीक है, ये दोनों सेम है तो ये दोनों एंगल सेम होगा। सो कॉन्सेप्ट क्या है, एंगल बिटवीन टू लाइंस इज इक्वल टू एंगल बिटवीन देयर परपेंडिकुलर्स। तो इन दोनों लाइन के बीच में एंगल कितना है, डेल्टा थीटा। AO और BO के बीच में एंगल है कितना, डेल्टा थीटा। OA के साथ ये 90 डिग्री में है, OB के साथ ये 90 डिग्री में है, BC 90 डिग्री में है। तो BC और AB रेस्पेक्टिवली OA के साथ और OB के साथ परपेंडिकुलर है, तो AB और BC के बीच का एंगल भी उतना ही होगा जितना OB और OA के बीच में है। ठीक है, सो एंगल बिटवीन टू लाइंस इज इक्वल टू एंगल बिटवीन देयर परपेंडिकुलर्स, करेक्ट। अच्छा, चलो अभी मैं क्या करता हूँ, A और B को ज्वाइन कर देते हैं। ओके, अच्छा, सपोज AB का लीनियर डिस्टेंस अगर कॉर्डियल डिस्टेंस लेते हैं तो इसको डेल्टा L मान देते हैं। अभी ये दो ट्रायंगल मिला मुझे, कौन कौन सा ट्रायंगल, OAB, ट्रायंगल OAB एंड ट्रायंगल BOC।
सपोज अच्छा ये बी लिखा तो इसको बी नहीं लिख सकते ना, इसको डी मान देते हैं। चलो डी डी ई, अच्छा ए बी अगर V1 लिखा तो DC लिखना पड़ेगा ना, DC इज V2। ओके, सो मैं दो ट्रायंगल लिया, कौन कौन सा ट्रायंगल, OAD एंड DEC, ट्रायंगल DEC। तो देखो ये और ये रेडियस है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, दोनों का ये दोनों एंगल सेम होगा बिकॉज बोथ द साइड्स आर सेम। ठीक है, अच्छा ये वेक्टर दोनों भी सेम है लेंथ, बिकॉज V1 का जो मैग्नीट्यूड है, V2 का जो मैग्नीट्यूड है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड को क्या कहा जाता है, स्पीड। द पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। तो इसका और इसका लेंथ सेम है, तो ये दोनों एंगल भी सेम होगा। ठीक है, अच्छा रहा बात ये एंगल और ये एंगल सेम है, इसका मतलब ये है ये एंगल और ये एंगल, सपोज ये एंगल x है, ये x है, तो 2x प्लस डेल्टा थीटा इज 180 डिग्री, तो x इक्वल टू कितना हुआ 180 माइनस डेल्टा थीटा बाई 2। ये अगर y है, y प्लस डेल्टा थीटा इज 180 डिग्री, तो y इज ऑल्सो 180 माइनस डेल्टा थीटा बाई 2। तो ये दोनों, ये चारों एंगल सेम है। ठीक है, एंगल A, एंगल D, एंगल E एंड एंगल C, ऑल द एंगल्स आर सेम। इसका मतलब है ये ट्रायंगल का तीनों एंगल इस ट्रायंगल का तीनों एंगल के साथ इक्वल है। अगर इक्वल है तो ये ट्रायंगल कैसा होगा, ये दोनों ट्रायंगल क्या है, these two triangles are similar triangles। okay, these two triangles are similar triangles। अच्छा similar triangles का क्या प्रॉपर्टी है, रेशियो ऑफ साइड्स, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स, जो जिस एंगल से दूसरा ट्रायंगल का एंगल इक्वल है उसके सामने का जो साइड होता है वो साइड्स का रेशियो सेम होगा। ठीक है, तो अगर रेशियो ऑफ साइड्स, इक्वल साइड्स आर सेम, तो इसके सामने में कौन है, चलो इस ट्रायंगल कर लेते हैं, इसके सामने में कौन है, इस एंगल के सामने में O है। अच्छा इसके सामने में कौन है, DC। ठीक है, अच्छा इसके सामने में कौन है, AD। थीटा, डेल्टा थीटा के सामने में AD है, इसके सामने में कौन है, दिस EC। EC इज नथिंग बट V2 माइनस V1। ठीक है, EC इज V2 माइनस V1, हमको EC निकालना है, V2 माइनस V1 इज EC ना, डिफरेंस ऑफ दिस टू वेक्टर, ये है डेल्टा V। सो EC इज इक्वल टू DC OA AD। इसमें कुछ है ही नहीं, वेरी सिंपल कैलकुलेशन। DC क्या है, DC इज द लेंथ ऑफ दिस वेक्टर ना, DC बोलो AB बोलो, उसका लेंथ क्या है, स्पीड है, स्पीड लेंथ ऑफ दिस वेक्टर। OA क्या है, O इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ और AD क्या है, व्हाट इज AD, AD है लीनियर डिस्प्लेसमेंट, यहां से यहां तक जो कॉर्ड ड्रॉ किया गया, कॉर्ड का डिस्टेंस ना, तो AD इज द कॉर्ड, डेल्टा L। इसी क्या हो गया, इसी हो गया डिफरेंस ऑफ दिस टू वेक्टर। हम लोग का ट्रायंगल ऑफ वेक्टर्स में कैसे दो वेक्टर का जब सब्सट्रैक्ट किया जाता है, कैसे सब्सट्रैक्शन होता है, फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर ड्रॉ द सेकेंड वेक्टर, join the tail of both the vectors, these vectors towards the head of the second, this is giving the वेक्टर डिफरेंस। जैसे V2 माइनस V1 निकालना है तो हेड का डायरेक्शन किस तरफ होगा, V2 के तरफ रहेगा। अगर मुझे V1 माइनस V2 निकालना होता तो ये डायरेक्शन ये हो जाएगा, CE होगा ना। सो नाउ EC रिप्रेजेंट्स, EC क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दोनों का बीच का डिफरेंस, तो EC इज नथिंग बट द डेल्टा V, चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर। ओके, अच्छा इस वेलोसिटी को चेंज होने के लिए कितना टाइम लगा, डेल्टा T ना, तो मेरा ये एवरेज एक्सेलरेशन है, क्या है, एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन इज
टोटल चेंज इन वेलोसिटी बाय टोटल टाइम। तो डेल्टा वी बाय, तो एवरेज एक्सेलरेशन कितना हो गया मेरा, डेल्टा वी की जगह पे मैं ये पुट करूंगा वी बाय आर इंटू डेल्टा एल, और नीचे में एक डेल्टा टी है, डेल्टा वी की जगह पे ये पुट कर दिया और नीचे में एक डेल्टा टी है, ये हो गया एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक है। नाउ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन किसे कहा जाता है, एक्सेलरेशन एट एनी इंस्टेंट, एक्सेलरेशन एट एनी पॉइंट। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ एवरेज से काम नहीं चलने वाला है। जैसे पार्टिकल यहाँ से यहाँ जाएगा वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, सो एक्सेलरेशन चेंज होगा, है ना। ऑल द पॉइंट द एक्सेलरेशन इज चेंजिंग। तो इस तरह का एक्सेलरेशन को क्या कहा जाएगा, एक्सेलरेशन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो हम क्या करेंगे, इसका लिमिट लेंगे, लिमिट ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन विल गिव यू इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, दिस विल गिव यू इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन किसको कहा जाता है, अगर ए और डी बहुत क्लोज पॉइंट्स है, ठीक है, वेरी वेरी क्लोज पॉइंट्स, तो डेल्टा एल विल टेंडिंग टू जीरो। जब ए और डी बहुत क्लोज पॉइंट लेंगे तो डेल्टा एल टेंडिंग टू जीरो, और टाइम भी बहुत कम लगेगा, डेल्टा टी विल टेंडिंग टू जीरो। तो हमको इसका लिमिट निकालना है। तो v तो कांस्टेंट है, स्पीड आर रेडियस ये चेंज होने वाला नहीं है, तो इसका तो कुछ लिमिट नहीं होगा। लिमिट किस में पुट करना पड़ेगा, इसमें वेरिएबल में, डेल्टा एल बाई डेल्टा टी, डेल्टा एल बाई डेल्टा टी। ठीक है। नाउ if they are very close, delta L by delta T is displacement by time, means speed. ठीक है। So limit of average acceleration will give me INS, मतलब instantaneous acceleration। ये क्या देगा, instantaneous acceleration। instantaneous acceleration कितना हो गया, v by r, कैलकुलस में हम इसको क्या बोलते हैं, dl by dt। dl by dt क्या है, instantaneous displacement by वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल, इसको क्या कहा जाएगा, स्पीड। तो कितना हो गया, v बाई आर इंटू वी, सो ये हो गया v स्क्वायर बाई आर। ठीक है। सो दिस इज व्हाट एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इस एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी हम निकाल सकते हैं, मेरा जो नोट्स है उसके अंदर सब डायरेक्शन भी निकाला हुआ है। ओके। So direction is towards the center of this. कभी टाइम मिलेगा so we'll discuss about the centripetal acceleration also. But this acceleration is towards the center. Now, तो मेरा centripetal acceleration कितना हो गया, v square by r। अभी पार्टिकल है, एक्सेलरेशन है, पार्टिकल का मास है, तो फोर्स जरूर लग रहा है। फोर्स causing this acceleration is mass into centripetal acceleration. Mass into acceleration is, इसको कहा जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या कहा जाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, टुवर्ड्स द सेंटर। पीटा मीन्स आई सीक, टुवर्ड्स द सेंटर, सीकिंग, SEEKING, सीकिंग टुवर्ड्स द सेंटर। तो a particle having mass m moving with a constant speed in a circular path executing accelerated motion called uniform circular motion will experience a force towards the center of the circular path, और इस फोर्स को क्या कहा जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, m v square by r। क्लियर। एनी पार्टिकल moving in a circular path, even electron moving around the nucleus also experience centripetal force, correct? This centripetal force is provided by electrostatic force of attraction. Earth moving around the sun experiencing centripetal force. You are binding a stone and rotating in a circular path. Okay, that stone requires a centripetal force to keep it moving in a uniform circular motion. Okay. So this is centripetal force. But अगर इस पार्टिकल को पूछा जाए कि तुमको किस तरह का फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है, पार्टिकल ये नहीं बोलेगा कि मुझे टुवर्ड सेंटर फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है। पार्टिकल क्या बोलेगा, मुझे आउटवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है।
the particle who is moving, actually the particle who moves, उसका जो frame of reference है, now I will come to a term called frame of reference. particle कौन से frame में है? घूमने वाला frame में है, circular frame of reference, rotating frame of reference में है, घूम रहा, तो particle will experience a force away from the center. but जो घुमा रहा है, जैसे तुम घुमा रहे हो स्टैंड को, तुम कौन सा फ्रेम में, तुम तो स्टैटिक हो, तुम खाली ऐसे ऐसे घुमा रहे हो, तुम तो नहीं घूम रहे हो, तो तुम्हारा जो स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, तो पार्टिकल का फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग है, तुम्हारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग है. ओके, नाउ दिस पार्टिकल विल एक्सपीरियंस ए फोर्स अवे फ्रॉम द सेंटर. सेम फोर्स एक्सपीरियंस करता है, और इस फोर्स को क्या कहा जाता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. A particle moving in a uniform circular motion experiences a force away from the center of the circle, and this force is called centrifugal force. So centrifugal force. भाई ये जो फ्यूगल का मतलब है अवे. जैसे सपोज मिल्क है, मिल्क से बटर बनाने का जो प्रोसेस है ना मिक्सी मशीन में, मिल्क में एक मिक्सी मशीन जैसे घुमाते हैं, तो जब मिल्क को घुमाता है तो मिल्क का पार्टिकल बटर के फॉर्म में चारों ओर आ जाता है, तो वो जो बटर पार्टिकल जो फॉर्म हो रहा मिल्क से, दैट एक्सपीरियंस है फोर्स अवे फ्रॉम द सेंटर. उस फोर्स को क्या कहा जाएगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा? mv² RE होगा. डायरेक्शन किस तरफ होगा? अवे फ्रॉम द सेंटर. सेंट्रीपिटल फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है? mv²R. डायरेक्शन क्या है? टुवर्ड्स द सेंटर, ये अवे फ्रॉम द सेंटर. नाउ समटाइम कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये दोनों जो फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो क्या ये एक्शन रिएक्शन पेयर है? इज इट एक्शन रिएक्शन पेयर? तो मैक्सिमम स्टूडेंट इसमें गलती करता है. जैसे यस इट इज इक्वल एंड अपोजिट, ओके, मैग्नीट्यूड इज आल्सो सेम, एक्शन, बट ये नहीं है, दे आर नॉट एक्शन रिएक्शन पेयर. क्यों? बिकॉज एक्शन एंड रिएक्शन ऑल द टाइम दो अलग अलग बॉडी में काम करता है. जैसे मैंने फोर्स अप्लाई किया तो एक्शन किसके ऊपर हुआ? डस्टर के ऊपर हुआ. किसने दिया? पेन ने दिया. रिएक्शन किसके ऊपर हुआ? पेन के ऊपर हुआ. किसने दिया? डस्टर ने दिया. सो एक्शन और रिएक्शन ऑल द टाइम इक्वल अपोजिट होता है, दैट इज ओके. डायरेक्शन भी अपोजिट होता है, मैग्नीट्यूड इक्वल रहता है, बट दे एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज. यहाँ पर क्या हो रहा? एक्शन भी जिसके ऊपर हो रहा पार्टिकल के ऊपर, रिएक्शन भी उसके ऊपर हो रहा. सो वी कैन नॉट से दैट सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आर action reaction pair. They are not action reaction pair. Clear? So now you understood what is uniform circular motion, why it is called uniform, but it is accelerated at the same time because velocity is changing, correct? Now I will take few examples of uniform circular motion. Suppose there is a curved bridge like this and you are moving, you are driving a car, okay, let it be car like. So you are driving a car in this curved bridge. So normally at the time of construction, civil engineers, they calculate what is the radius of this bridge. और सेल्फ स्पीड, कितना स्पीड में तुम इसके ऊपर से अगर चलोगे, इसके ऊपर से गाड़ी लेके जाओगे तो कितना स्पीड परमिसिबल है, तो उस हिसाब से यहाँ पर क्या करता, एक मैक्सिमम स्पीड लिमिट का एक कॉशन बोर्ड, मैक्सिमम स्पीड लिमिट का
40 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, कुछ तो एक लिख के दे देता। तो हाउ दे आर कैलकुलेटिंग इट, से नाउ विल कैलकुलेट कि अगर ज्यादा स्पीड से जाएंगे क्या होगा, विल लूज कॉन्टैक्ट हेयर और एक्सीडेंट होगा, सीधा डायरेक्टली कॉन्टैक्ट लूज हो जाएगा, यहाँ पर जाके गिरेंगे, सो देयर इज ए चांस ऑफ एक्सीडेंट। तो यू मस्ट फॉलो दिस कॉशन, अलर्ट जो भी देता है उसको फॉलो करना चाहिए। नाउ हम कैलकुलेट करेंगे व्हाट इज द सेफ स्पीड, कितना वेलोसिटी से मैं जा सकता हूं। तो चलो सपोज इसका मास m है एट दिस पीक पॉइंट, तो क्या फोर्स काम करेगा, mg, वेट ऑफ दिस कार अलोंग वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। ब्रिज यानी सरफेस, इसके ऊपर कितना फोर्स देगा, रिएक्शनरी फोर्स देगा, ठीक है, दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहा। बट चूंकि ये इस तरह से ग्रेज कर रहा है, इस तरह का सर्कुलर पाथ में है, तो सर्कुलर पाथ में रहने के लिए कोई भी बॉडी को क्या चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। बिना सेंट्रीपिटल फोर्स का सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। तो तुम गाड़ी से चल रहा हो तो ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा है तुम्हारा, ओके, बट एट द सेम टाइम नाउ यू आर एग्जीक्यूटिंग ए सर्कुलर मोशन, करेक्ट। तो नेट फोर्स कितना हो गया तुम्हारा, mg हो गया इस तरफ, r हो गया ऊपर की तरफ, तो नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर कितना हो गया, mg माइनस r, दिस गिव्स यू द सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है, ओके। सो मेरा रिएक्शन कितना हो गया, mg माइनस mv स्क्वायर बाई r, ठीक है। एज लॉन्ग एज रिएक्शन इज पॉजिटिव और जीरो, यू विल नॉट लूज कॉन्टैक्ट, तो हमारा एक्सीडेंट होने का चांसेस नहीं है। द मोमेंट आर इज नेगेटिव, इसका मतलब क्या है, तुम्हारा ग्राउंड से कॉन्टैक्ट लूज हो जाएगा, यू विल जस्ट फ्लाई लाइक एरोप्लेन, तो यहाँ पर एक्सीडेंट हो जाएगा। तो सेफ ड्राइविंग के लिए क्या होना चाहिए, रिएक्शन शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। रिएक्शन को अगर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना है तो mg को mv स्क्वायर बाय r से ज्यादा होना पड़ेगा, बिकॉज देयर आर टू कंपोनेंट्स। सो टू सेटिस्फाई रिएक्शन पॉजिटिव मेरा क्या होना चाहिए, mg शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r, mm कैंसिल, सो वेलोसिटी v स्क्वायर रूट ओवर rg, so v square should be v should be less than or equal to root over rg, ठीक है। सपोज 20 मीटर है इसका रेडियस, g है 9.8, ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ g। तो मैक्सिमम कितना स्पीड में तुम चल सकते हो इसके ऊपर, देखो रूट ओवर आर जी, आर इंटू जी मतलब 98 इंटू 2, 49 इंटू 4, इसका रूट ओवर कर दो, 7 इंटू 2 14 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सो दिस इज द मैक्सिमम, तो इसको थोड़ा कम कर दो, 10 7 यहाँ पर लिखो कि 7 मीटर पर सेकेंड मैक्सिमम इतना स्पीड से चल सकते हो, ठीक है। तो जब भी इस तरह से कर्व ब्रिज में तुम जाओगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है कि एक कर्व ब्रिज में चलने के लिए उसका वेलोसिटी कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए, जितना रेडियस ज्यादा होगा, है ना, वेलोसिटी शुड बी रूट ओवर लेस। अगर मान लो वेलोसिटी रेडियस बहुत बड़ा ब्रिज है तो तुम ज्यादा स्पीड से जा सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये ज्यादा है, ओके। नाउ एक इसका एक ऑपोजिट केस यूज केस है, उसको हम कंसीडर करेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को अच्छी तरीके से समझने के लिए, ओके। व्हाट इज दिस, मोशन ऑफ ए साइकिलिस्ट, मोटर बाइकर इन अ सर्कुलर केज। सर्कस में देखेंगे ना, एक सर्कुलर केज के अंदर घूमता है। सो व्हाट इज द फिजिक्स बिहाइंड दिस, हम क्या कर रहे हैं अभी, मोशन ऑफ ए मोटरसाइकिलिस्ट इन ए सर्कुलर केज। यहाँ पर मोटरसाइकिलिस्ट है, सबसे ज्यादा डेंजरस पॉइंट यही है, इधर तो कोई भी घूम सकता है,
तो जब सर्कुलर केज में घूमता है कोई मोटरसाइकिलिस्ट, तो पहले ही एकदम जाके सीधा राउंड घूमना नहीं चालू करता है, पहले उसका स्पीड बढ़ता है एक पर्टिकुलर स्पीड के बाद ही वो ऊपर जाता है। ठीक है, तो हमको अभी निकालना है कि अगर आर रेडियस है सर्कुलर केज का, तो क्या स्पीड मेंटेन करने से ये सेफ लूपिंग कर सकता है। लूपिंग कर सकता है मतलब वर्टिकल सर्कल में घूम सकता है। ठीक है, व्हाट शुड बी द मिनिमम स्पीड। ज्यादा स्पीड में तो घूम नहीं पाएगा, इधर उल्टा है, ब्रिज में क्या था, ज्यादा स्पीड करोगे तो गिर जाओगे, इधर क्या है, कम स्पीड होगा तो गिर जाएगा। तो हमको अभी वो निकालना है, वो कंडीशन निकालना है कि एक सर्कुलर केज जिसका रेडियस आर है, उसमें सेफ लूपिंग करने के लिए क्या स्पीड मेंटेन करना है। अंडरस्टूड? ओके, नाउ एम है मास। चलो, तो अभी क्या होगा, रिएक्शन किस तरफ होगा, केज देगा, किसको देगा, मोटरसाइकिलिस्ट को देगा। रिएक्शन भी इधर है, एमजी भी इस तरफ है, दोनों डाउनवर्ड है, तो क्या हो गया, आर प्लस एम जी, ये दोनों वर्टिकली डाउनवर्ड है। दिस प्रोवाइड्स द टोटल नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द केज, दिस फोर्स एम वी स्क्वायर बाई आर, दैट इज दिस इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो रिएक्शन क्या होगा, एम वी स्क्वायर बाई आर माइनस एम जी। करेक्ट। सेफ लूपिंग के लिए क्या चाहिए, रिएक्शन शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। ये तो सभी हर हाल में ये कंडीशन होना ही है, रिएक्शन नेगेटिव मतलब गिर जाओगे। अच्छा, रिएक्शन को अगर पॉजिटिव करना है तो एम वी स्क्वायर बाई आर, इस टर्म को इससे बड़ा होना पड़ेगा, देन ओनली इट विल बी पॉजिटिव। तो एम वी स्क्वायर बाई आर, ये टर्म, दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एम जी। करेक्ट। तो वी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू आर, इधर लेके जाओ, रूट ओवर आर जी। देखा, जस्ट कंडीशन रिवर्स हो गया। अगर रेडियस फिक्स्ड है पेज का, जी तो उस जगह के लिए फिक्स है, तो उसको पहले ही पता चलता है कि जब मेरे स्पीडोमीटर में स्पीड इतना अटेन होगा, देन ओनली आई कैन हैव ए वर्टिकल लूपिंग इन दिस सर्कुलर केज, अदरवाइज आई कैन नॉट गो। कम स्पीड में जाएगा तो गिर जाएगा। ठीक है, सो फॉर ए मोटरसाइकिलिस्ट टू मूव इन ए केज, योर वेलोसिटी शुड बी रूट ओवर आर जी, उल्टा है ना, शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, और ब्रिज में क्या था, बी शुड बी लेस देन इक्वल टू रूट ओवर आर जी। नाउ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए आंसर हो गया। ओके, अच्छा, so there are other examples of uniform circular motion also, so we'll come one by one। जैसे ग्रेविटेशन में हमने किया, ग्रेविटेशन में क्या क्या कि सपोज दिस इज अर्थ एंड दिस इज अ सैटेलाइट। सैटेलाइट का स्पीड निकालने के लिए भी हम लोग ने क्या किया, वही सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल पुल निकाला। यहाँ पर सैटेलाइट है, तो सैटेलाइट को अर्थ कितना फोर्स अट्रैक्ट करेगा, जी mass of earth, mass of the satellite by this radius of the orbit square, ये हो गया ग्रेविटेशनल पुल इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, सेंटीमीटर फोर्स, मास ऑफ द सैटेलाइट गया। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट कितना हो गया, एक आर कैंसिल हो जाएगा, रूट ओवर जी एम ई बाई आर, दिस इज द वेलोसिटी, orbital velocity of a satellite। So here also we apply the same thing। जब हम लोग एटॉमिक फिजिक्स करेंगे, मॉडर्न फिजिक्स में चैप्टर है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ ऑर्बिट। ओके, वहां पर भी हम लोग सेम प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे। Any particle executing circular motion require a force towards center। अच्छा, एक मोशन अभी याद आया मुझे, that is the motion of a cyclist in a curved path। तो जब तुम ये मोटरसाइकिल का रेस देखे हो ना, जब मोटरसाइकिल लेके बहुत स्पीड में टर्न लेता है तो मोटरसाइकिलिस्ट क्या करता है, थोड़ा सा इंक्लाइन हो जाता है, टुवर्ड्स बेंड हो जाता है। साइकिलिस्ट भी, जो भी दो चक्का वाला
साइकिलिस्ट है वो भी क्या करेगा, जब भी सर्कुलर पाथ में टर्न लेगा तो इंक्लाइन हो जाता। क्वेश्चन इज व्हाई, क्यों? जितना स्पीड होता है उतना ज्यादा इंक्लिनेशन होता है। मोटरसाइकिलिस्ट देखते हैं ना, एक नी गार्ड भी पहनता है ताकि उसका जमीन से फ्रिक्शन ना हो जाए। ओके, तो क्या होता है कि व्हाई दे आर इंक्लाइनिंग, अभी इसको समझने का कोशिश करते हैं। दैट इज मोशन ऑफ ए साइकिल, मोशन ऑफ ए साइक्लिस्ट in circular turn, in circular turn. Why they gets inclined, इसका आंसर देने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या होता है कि उस साइक्लिस्ट के ऊपर एक ही फोर्स काम कर रहा है, दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, अभी वो इंक्लाइन होने से, नॉर्मली अगर वो इंक्लाइन नहीं होगा, सीधा रहेगा, तो क्या होगा, रिएक्शन वर्टिकली अपोजिट काम करेगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स और रिएक्शन एक दूसरे को बैलेंस कर रहा। अभी उसको घूमने के लिए क्या चाहिए, सर्कुलर पाथ में घूमने के लिए क्या चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। कहां से मिलेगा, कुछ नहीं है, सेंट्रीपिटल वो गिर जाएगा, नहीं एग्जीक्यूट कर सकता सर्कुलर मोशन। बट अगर वो इस तरह से, अगर ऐसे इंक्लाइन हो गया, मान लो कितना एंगल से, वर्टिकल से थीटा एंगल में अगर इंक्लाइन हो गया, तो रिएक्शन किस तरफ होगा, ऐसे रिएक्शन साइक्लिस्ट के ऊपर ऐसे होगा, रिएक्शन थोड़ा सा इंक्लाइन हो जाएगा। ठीक है, तो रिएक्शन का भी दो हिस्सा होगा, एक जो ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस करेगा, रिएक्शन का ये थीटा है, तो ये कंपोनेंट कितना होगा, आर कॉस थीटा। ये क्या हो गया, 90 माइनस थीटा, तो इधर का कंपोनेंट कितना हो गया, आर कॉस 90 माइनस थीटा, दैट इज आर साइन थीटा। अभी मोटरसाइकिलिस्ट का मास को ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ना, आर कॉस थीटा क्या कर रहा, उसका वेट को बैलेंस कर रहा। आर साइन थीटा फ्री हो गया, आर साइन थीटा क्या करेगा, ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए वो प्रोवाइड करेगा। सर्कुलर मोशन में एग्जीक्यूशन करने के लिए मोटरसाइकिलिस्ट को जो सेंटर के तरफ फोर्स चाहिए वो कौन प्रोवाइड करेगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। सो ये mv स्क्वायर बाय आर विल बी प्रोवाइडेड बाय आर साइन थीटा। चलो इसको डिवाइड करते हैं, आर साइन थीटा बाय आर कॉस थीटा, दिस विल बी mv स्क्वायर बाय आर बाय mg, करेक्ट। सो tan थीटा कितना हो गया, v स्क्वायर बाय आर जी। अभी देखो इस इक्वेशन को अच्छे तरीके से, tan थीटा इज v स्क्वायर बाय आर जी, हायर इज द वेलोसिटी, हायर विल बी द एंगल। एंगल किसके साथ, वर्टिकल के साथ, यानी कि जितना ज्यादा स्पीड से तुम घूमना चाहोगे, tan थीटा इज व्हाट, tan थीटा इज v स्क्वायर बाय आर जी। जितना ज्यादा स्पीड उतना ज्यादा एंगल, इसलिए सर्कुलर टर्न में घूमने के लिए क्या होता है, साइक्लिस्ट को बेंड करने पड़ता है। तो m स्क्वायर होगा ना, mv स्क्वायर बाय r बाय mg लिखा है, say into mg by r, no, say this is equation number 1, this is equation number 2. I am dividing equation number 2 by equation number 1. Okay, so let us write it. Equation 2 में क्या है, r sin theta, इक्वेशन 1 में क्या है, r cos थीटा। तो r sin थीटा को r cos थीटा से डिवाइड किया, तो r sin थीटा के सामने में क्या है, mv स्क्वायर बाय r है। ओके, r cos थीटा के सामने में क्या है, mg है, तो mm कैंसिल आउट। So this is tan theta is v square by rg. So higher is the speed, higher will be the angle of inclination. Clear हुआ? तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि सर्कुलर मोशन में एग्जीक्यूट करने के लिए वो साइकिलिस्ट क्यों थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है, क्यों इंक्लाइन हो जाता। सो व्हेन दे इंक्लाइन, a part of the reaction, the horizontal part of this reaction provides the required, the necessary centripetal force, whereas the vertical component of the reaction balances the weight of the cyclist, correct। अच्छा, अभी
सपोज तुम टू व्हीलर में नहीं हो, तुम फोर व्हीलर में हो, तो फोर व्हीलर तो इस तरह का इंक्लिनेशन नहीं होता है। फोर व्हीलर कैसे सर्कुलर मोशन, फोर व्हीलर को भी सर्कुलर टर्न में क्या करने पड़ता है, मूव करने पड़ता है ना। जहां पर टर्निंग है तो फोर व्हीलर को मूव करने पड़ता है, इसलिए एक्सीडेंट भी होता है। अगर मान लो रोड ठीक से नहीं बनाया गया, सिविल इंजीनियर से ठीक से बनाया नहीं रोड को और ज्यादा स्पीड से टर्न किया तो स्किड हो जाता है ना। तो अभी क्या क्या करते हैं नॉर्मली, अभी साइकिलिस्ट जैसा तो नहीं है कि थोड़ा बेंड हो गया चक्का ऊपर करके, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो वो क्या करेगा, रोड को क्या किया जाएगा, ये था फ्लैट, तो रोड को थोड़ा सा ऐसे किया जाता है। या तुमने ये देखा जैसे ये सब ब्रेक्स है, स्टेडियम साइकिलिस्ट जो स्टेडियम में जब साइकिलिस्ट रेस कर रहा तो उसका स्टेडियम देखो कैसे, ऐसे स्टेडियम रहता है ऐसे, क्योंकि जिसका ज्यादा स्पीड है वो क्या करता है ऊपर का लूप में चले जाता है। बट कंडीशन क्वेश्चन इज व्हाई, दिस इज कॉल्ड बैंकिंग ऑफ ट्रैक्स, दिस इज कॉल्ड बैंकिंग ऑफ ट्रैक्स। क्यों इंक्लाइन किया जाता है, इसलिए इंक्लाइन किया जाता है कि सर्कुलर मोशन हो रहा है भाई, इसमें भी सर्कुलर मोशन के लिए क्या चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। तो मेरा गाड़ी अगर ऐसा है, फोर व्हीलर ऐसा है, तो अगर इंक्लाइन है तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा है। नीचे जो हॉरिजॉन्टल लाइन है जो जमीन है इसके साथ ये mg है, ये जो सरफेस है ये रिएक्शन देगा। तो अभी हमने बताया एंगल बिटवीन टू लाइंस इज एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स, ये दोनों लाइन है, इसके साथ ये नॉर्मल है, इसके साथ ये नॉर्मल है, तो ये दोनों जो लाइन है, ये दोनों एरो वाला जो दोनों लाइन है, इन दोनों के बीच में एंगल भी उतना ही होगा जितना एंगल से उसको बैंक किया गया, जितना एंगल से इंक्लाइन कर रखा है। तो रोड का कंस्ट्रक्शन ही ऐसा कर दिया जाता ताकि उसको नेचुरली एक फोर्स मिल जाए। ये अगर r है तो इधर क्या मिलेगा, r cos थीटा, r sin थीटा मिलेगा, क्योंकि ये 90 माइनस थीटा है ना, और इधर क्या मिलेगा, r cos थीटा। ठीक है, सेम थिंग इधर r cos थीटा gives you the balances the weight, r sin theta provides the centripetal force mv square by r। तो tan थीटा कितना हो जाएगा, डिवाइड करो, अभी कंफ्यूजन नहीं है ना, mv स्क्वायर बाई r बाई mg। तो tan थीटा कितना हो गया, v स्क्वायर बाई rg। Now question is why roads are banked, why roads are inclined? For the four-wheeler to get this centripetal force, this road is uplifted by an angle theta so that they get the centripetal force through this r sin theta components. Clear हुआ? So uniform circular motion में अभी different types of numericals करेंगे तो you will understand in a better way. So this completes our uniform circular motion chapter.